हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस 20 मिनट सीरीज के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लेशन और उसके टाइप्स के बारे में। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। ये सेशन यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए बनाया गया है। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट देने वाले हैं उसमें आपका ये बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस यूनिट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप कोई भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सीयूईटी पीजी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और डोमेन उनका एमकॉम है, तो ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इन्फ्लेशन टॉपिक उनके बैंकिंग जैसे यूनिट में भी आता है। और जो यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए तो ये वीडियो प्रॉपर बनाया ही गया है। तो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें तो लेमन लैंग्वेज में अगर हम जाने तो इन्फ्लेशन क्या होता है, अक्सर सुनते आए हैं महंगाई बढ़ रही है, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ये है हमारा इन्फ्लेशन। लेकिन अगर एक टिपिकल डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन कहता है इट इज द परसिस्टेंस एंड अप्रिशिएबल राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इसका ये मतलब है इट इज नॉट जस्ट अ वन टाइम इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड, ये किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ प्राइस में जो इंक्रीमेंट आ रहे वो नहीं है, बल्कि ये अलग अलग सेक्टर में जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जितने भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं, उसको इन्फ्लेशन नाम दिया जाता है। जैसे इफ फूड, क्लोथिंग, रेंट, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर ऑल बिकम कॉस्टलियर, तो ये इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन। किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस में अगर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो वो इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। एक इकोनॉमी के हर सेक्टर के जितने भी गुड्स होते हैं, अगर उसके उसमें आपको प्राइसेस में उनके इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो उसे हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपके परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास पिछले साल 100 रुपए थे तो आप 5 केजी राइस खरीद सकते थे 20 रुपए केजी के अनुसार, लेकिन इस साल आप सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 4 केजी खरीद पाओगे, क्योंकि जो हमारी जो राइस है उसकी प्राइसेस बढ़ के 25 रुपए केजी हो गई है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, मनी की जो वो कैपेसिटी होती है वो कम हो गई है, और इसी को नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉथर के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे मनी की जो वैल्यू है वो फॉल करना स्टार्ट कर देती है और प्राइसेस राइज होने स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे मिल्टन फ्रेडमैन का कहना क्या है, इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना। ठीक है। अब इसके नेचर की अगर बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इन्फ्लेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये एक साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस है। जरूरी नहीं है ये एक पर्टिकुलर थोड़े दिन के लिए आया, टेम्परेरी पीरियड के रहा। ये जो प्राइसेस है इंक्रीज होते रहेंगे, एक साइकिल की तरह इसमें मूव नहीं करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इन्फ्लेशन हमेशा इंक्रीज करेगा, साइक्लिक नहीं होता है ये। इन्फ्लेशन इज नॉट टेम्पररी, प्राइसेस की प्राइसिंग स्टिडली, धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ती रहेंगी। मॉनेटरी फेनोमेना है, मतलब मनी सप्लाई से लिंक होगा इसका। अनइक्वल इफेक्ट रहता है, मतलब ये किसी फिक्स्ड इनकम ग्रुप को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ज्यादातर देखा जाए तो सैलरीड पर्सन को ये नुकसान देता है, साथ ही साथ प्रोड्यूसर को मुनाफे भी प्रोवाइड करता है। इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये भी चीज हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हुए चलना होगा। इन्फ्लेशन को कैसे मेजर किया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, इस पे एमसीक्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्फ्लेशन को अगर हमें अगर मेजर करना होता है तो हम लोग प्राइस इंडाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं प्राइस इंडाइसेस में हमारा सबसे पहला आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जो होता है। ये क्या करता है, मेजर्स द चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे मैंने जो वर्ड राउंड किया, रिटेल, रिटेल प्राइसेस को मेजर करता है। जो गुड्स हाउस होल्ड कंज्यूम करती है, हम जैसे और आप जैसे कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, उसके जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एग्जांपल के तौर पे ले ले तो फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग, फ्यूल, एजुकेशन। ठीक है, ये सीएसओ के द्वारा मंथली से पब्लिश किया जाता है। अगर वहीं पे बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो नाम से समझ आ रहा है ये मेजर करेगा प्राइस चेंजेस ऑफ अ गुड्स एट अ होलसेल लेवल, मतलब बल्क लेवल की, जब मास लेवल की बात होती है तब डब्ल्यूपीआई काम करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, इसके अंदर आपके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, फ्यूल्स आ जाएंगे, फूड आइटम्स आ जाएंगे। इसको कौन पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। थर्ड बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, ये रेशियो है
किसका, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, यहाँ पे मैं अलग से लिख दूंगा, इसको कट कर लो, यहाँ पे मिक्स हो गया है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर है, जो कि मेजर करता है प्राइसेस राइज, प्राइसेस जो भी बढ़ते, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं इकोनॉमी में, उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ये तीन चीज हमें याद रखते हुए चलना है। क्या क्या चीजें, कि इन्फ्लेशन को हम लोग सीपीआई के थ्रू, डब्ल्यूपीआई के थ्रू और जीडीपी डिफ्लेटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इन्फ्लेशन के कॉजेस की, तो सबसे पहला आता है इसमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सेस डिमांड को। डिमांड इन पुल इन्फ्लेशन क्या कहता है, आपकी जो डिमांड है वो सप्लाई को, मतलब आपकी जो सप्लाई है वो डिमांड को मीट नहीं कर पा रही है। मतलब मेरे कहने का है डिमांड बहुत ही ज्यादा है। अब डिमांड ज्यादा क्यों हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है लोगों की इनकम बढ़ गई हो, सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया हो, क्रेडिट लोगों को इजीली मिल जा रहा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इसकी वजह से लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। ये इसमें डिमांड पुल की सिचुएशन आएगी। जैसे भारत की अगर हम लोग बात करें तो फेस्टिवल टाइम्स पे, त्योहार की सिचुएशन में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ये आपने जरूर नोटिस किया होगा। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जहां पे आपकी डिमांड तो बहुत ज्यादा है लेकिन उसके कंपैरिजन में हमारी जो सप्लाई है वो सफिशिएंट नहीं है। अगर बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो कॉस्ट पुश में क्या होता है, जो कॉस्ट है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। अगर किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में आपकी ज्यादा लागत लगने लगेगी, तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस कॉस्ट को कंज्यूमर से चार्ज करेगा। वो जो गुड्स का फाइनल प्राइस है उसमें उसे जोड़ देगा। अब कॉस्ट क्यों बढ़ता है प्रोडक्शन का, इसके भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि आपको लेबर्स को ज्यादा वेजेस पे करना पड़ रहा हो, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए हो, जो रॉ मटेरियल आप मंगा रहे हो बाहर देश से मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर इकोनॉमी में जो सप्लाई शॉक्स होते हैं वो बीच बीच में कभी बूम तो नहीं कह सकते हो, डिप्रेशन पीरियड, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हो, तो इसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अराइज हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जनरली अगर देखना है तो देख लो, कॉज्ड बाय राइजिंग ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। अगर इंटरनेशनली किसी भी प्रोडक्ट जो कि हम इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है हमारे देश में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ऑयल की प्राइसेस, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सारी चीजें। एग्जाम टिप, डिमांड पुल क्या होता है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ऐसे तो बहुत ज्यादा है लेकिन गुड्स बहुत कम है। कॉस्ट पुश क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया जिसकी वजह से प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन ब्रीफ लेंगे इन सारी थ्योरीज का हम। सबसे पहला आता है हमारा क्लासिकल थ्योरी, इरविंग फिशर ने दिया था। ये क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी पे बेस्ड है। इसका इक्वेशन होता है mv इज इक्वल्स टू pt। ठीक है, यहां पे ज्यादा लिखा गया, इतना ही है बस। mv इज इक्वल्स टू pt। तो यहां पे हमारा m क्या है, m हमारा मनी सप्लाई है, v जो है वेलोसिटी ऑफ मनी है, p प्राइस लेवल है और t है हमारा ट्रांजैक्शन। अगर मनी बढ़ेगा, मनी बढ़ने से मेरा मतलब है अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। हमें एज्यूम करना है जो मनी की वेलोसिटी है और ट्रांजैक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये हमें तुम्हें याद रखना है। तो सजेशन क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, इन्फ्लेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो जाहिर सी बात है मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लो, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो कोई भी कुछ भी डिमांड कर लेगा। किन्सियन थ्योरी कहता है इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन इकोनॉमिक रीचेस द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अगर आ जाती है तो उस सिचुएशन में आपको इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इन डिमांड कैन नॉट इंक्रीज आउटपुट, जिससे क्या होगा, प्राइसेस बढ़ती जाएंगे। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच का इन्फ्लेशन यहाँ पे कहला जाता है। वो जो डिफरेंस है वही इन्फ्लेशन हमारा कहलाता है। क्लियर है दोनों थ्योरीज। हमें याद क्या रखना है, किन्शियन थ्योरी में कहना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको
जैसे इकोनॉमी के एक फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे आती है तो वहां पे आपको इन्फ्लेशन जैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें क्लासिकल थ्योरीज की, तो यहाँ पे बोला गया जैसे जैसे मनी सप्लाईज आपकी बढ़ते जाएंगी, प्राइसेस भी बढ़ेंगी। तो अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करो। तो ये दो थ्योरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और भी दो थ्योरीज हैं, मोनेटरिस्ट थ्योरी जो कि मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था, ये भी मनी सप्लाई पे इंफेसाइज करते हैं। इनका कोट क्या था कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फेनोमेना, हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। फिर स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है जो कि रिलेवेंट है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे भारत के लिए। यहां पे इन्फ्लेशन राइज होता है स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स की वजह से। जैसे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं है, सप्लाई में रिजिडनेस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को लेकर यहां पे बात होती है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन को टोटल 4 बेसिस पे बांटा गया है, 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला आता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बाद, दूसरा आता है कॉसेस के बेसिस पे, तीसरा टाइम स्लैश ड्यूरेशन, और चौथा आता है स्कोप के बेसिस पे। तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रिस्प पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बस तुम्हें पॉइंटर्स याद रखने, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। पहला आता है इन्फ्लेशन जो है हमारा वो रेट के बेसिस पे। तो सबसे पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जहां पे बहुत ही कम है इफेक्ट, जो है माइल्ड इसका आपको देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन जो है इसका जो रेट है वो 3% से भी कम आपको देखने को मिलेगा। प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेंगी, इसको हम लोग नॉर्मल और हेल्दी भी बोलते हैं कि इकोनॉमी के लिए सही है। ठीक है, जैसे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो मेंटेन करती हैं 2% के अराउंड। वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो ये मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है, इसके जो रेट है वो 3% से लेकर 7% के बीच लाई करती है। यहां पे आपको डिमांड प्रेशर देखने को मिल जाएगा। सबसे ज्यादा मुनाफा यहां पे किनको मिलता है तो बिजनेस हाउसेस को मिलता है, लेकिन जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर के वो कम हो जाते हैं। तो अगर इसके रेट की हम लोग बात करें तो ये जनरली 6 से 7%, हमारे भारत के एग्जाम्पल लेकर अगर चले तो 2009 से लेकर 2011 के बीच में अगर देखा जाए तो ये जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है इसका रेट जो है वो रहा था 6 to 7%। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रनिंग इन्फ्लेशन की, तो रनिंग इन्फ्लेशन जब भी आए समझ लो यहाँ पे 2 डिजिट में इन्फ्लेशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, मतलब 10 से 20%। तो कहीं ना कहीं ये एक फिक्स्ड इनकम ग्रुप के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है, इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, साथ ही साथ लोगों के अंदर जो सेविंग करने की भावना होती है उसको खत्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मेनी डेवलपिंग कंट्रीज फेस दिस सिचुएशन विद व्हेन द डिमांड इज हाई। जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या पर्टिकुलर सेक्टर में किसी प्रोडक्ट को लेकर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ लो रनिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ सकती है। इसके बाद हमारा आता है गैलपिंग, या जिसे फिर हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब 20% से इन्फ्लेशन का रेट क्रॉस कर जाए, या फिर कहो तो कभी कभार ये तुम्हें 100% भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्राइसेस इतने हद तक बढ़ जाते हैं जहाँ पे सरकार कंट्रोल नहीं कर पाती है, करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर देती है, और इकोनॉमी में, पूरे इकोनॉमी में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, यहाँ तक कि इकोनॉमी कोलैप्स होने पे आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो 1923 में जर्मनी, 2008 में जिम्बाब्वे। ठीक है, तो ये सारे ऐसे सिचुएशन है जहां पे हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया है। कॉजेज के बेसिस पे देखा जाए तो हमारा सबसे फर्स्ट आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसको हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। जब हमारे डिमांड एक्सीड कर दे सप्लाई को, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए, हम उसे मीट ही ना कर पाए, तो ये हमारा डिमांड पुल होता है। इस पे मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। कॉस्ट पुश भी हमने देख लिया, जहां पे ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्शन करने में जब हमारी लागत ज़्यादा लगने लगी तो प्रोड्यूसर जो होता है उस टाइम पे अल्टीमेट कस्टमर से प्रोडक्ट के प्राइसेस की ज़्यादा वैल्यू लेता है, अमाउंट ज़्यादा चार्ज करता है, तो हमारा कॉस्ट पुश हो गया। एक और होता है हमारा बिल्ट इन इन्फ्लेशन, इम्पोर्टेड, ये सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे तुम्हें रखने हैं याद टोटल 4 टाइप: ओपन इन्फ्लेशन, सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और एक आता है रीफ्लेशन। हाँ, रीफ्लेशन। तो टोटल 4 टाइप के टाइम और ड्यूरेशन के बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, इन्फ्लेशन होते हैं। ओपन इन्फ्लेशन, जहां पे प्राइस जो है, आपको प्राइस में जितना भी इंक्रीज हो रहा है वो आप क्लियरली उसको देख पा रहे होगे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ओपन इन्फ्लेशन। जैसे कि इंडियाज फूड इन्फ्लेशन इन 2010 में जो फूड थे, फूड को लेकर चाहे हमारी ग्रेन्स हो, कोई भी चीज़ें होती हैं जो जो ओवरऑल कंजम्पशन के लिए बनी होती हैं, वो ज़्यादा महंगी बिक रही थी 2010 में, तो वो हमारा ओपन इन्फ्लेशन का सिचुएशन था।
सप्रेस्ड की बात करें तो जब जब गवर्नमेंट वहां पे कंट्रोल लगाए, जैसे कि प्राइस रेशनिंग वगैरह कर दे, सब्सिडीज प्रोवाइड करे, मतलब इन्फ्लेशन एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसके इफेक्ट को कम से कम करे, तो वो हमारा होता है सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। और लास्ट, अगर लास्ट तो नहीं बोलूंगा, स्टैगफ्लेशन की अगर बात करें तो स्टैगफ्लेशन जो होता है इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब यहाँ पे प्राइस बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होता है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, तो मतलब सब कुछ यहाँ पे इकट्ठे होने लगता है। ये हुआ था 1970s में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, और इसका रीजन था स्टैगफ्लेशन। रिफ्लेशन की बात करें तो ये एक माइल्ड इन्फ्लेशन है जो कि डेलिबरेटली सरकार के नीति के द्वारा, सरकार की जो नीतियां बनाती है उनके द्वारा बनाया जाता है, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए डिप्रेशन पीरियड के दौरान में, जैसे टैक्स को कम करना, इंटरेस्ट रेट को बूस्ट करना। ठीक है, और भी हमारे कुछ टाइप्स हैं, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आता है स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जो है वो राइज तो करती हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही तुम्हें देखने को मिलेंगी या फिर एक पर्टिकुलर रीजन में ही देखने को मिलेगी, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है हमारा। अब सारे डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने एक समरी टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट कर रखा है, तो इसका एक बार ओवरव्यू ले लेना। ठीक है, अब हमारे इफेक्ट्स जो होते हैं इन्फ्लेशन के, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको देखना जरूरी है। तो इसमें भी हमें अलग अलग सिनेरियोज देखने होंगे, कंज्यूमर के ऊपर ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, एक प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ हेल्थ के इनकम एंड वेल्थ पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एंड ओवरऑल इकोनॉमी पे। सबसे पहले कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर अपना परचेजिंग पावर खो देता है, उसकी जो मनी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। अगर वो 30,000 रुपए महीने कमा रहा है, इन्फ्लेशन अगर 10% से बढ़ जाती है तो जो 30,000 की वैल्यू है एक्चुअल में वो 30,000 नहीं रह जाएगी, वो 30,000 में उतने सामान को परचेज ही नहीं कर पाएगा या फिर अपने डेली लाइफ के एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाएगा। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप होते हैं उनको सफर करना होता है, जैसे एक सैलरीड पर्सन या जिसका घर पेंशन से चल रहा हो, या वैसे लोग जो कि वेज अर्नर हो, डेली वेजेस हो, जो जिनको दिन के 400-500 मिल रहे हो। ठीक है, इनको सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। एग्जाम में जनरली इस पे क्वेश्चंस देखने को हमें मिलता है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको होता है, तो हमारे फिक्स्ड इनकम ग्रुप सबसे ज्यादा सफर करते हैं। एक और सिनेरियो क्रिएट होता है एग्जाम में, देखोगे डेटर वर्सेस क्रेडिटर। तो अगर देखा जाए तो जो डेटर होता है उसको मुनाफा यहाँ पे होता है, रीपे लोन्स विद द मनी दैट हैज लेस वैल्यू। ठीक है, जिसकी उतनी वैल्यू ही नहीं रही, आप उतना पे कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का लोन था और अब भी आप 1 लाख ही पे कर रहे हो, जबकि उसकी एक्चुअल में उतनी वैल्यू ही नहीं रह गई। क्रेडिटर को यहाँ पे नुकसान हो जाता है क्योंकि जो उसको 1 लाख मिलेगा उसकी एक्चुअल में उतनी परचेजिंग पावर रह ही नहीं गई अब, तो क्रेडिटर को नुकसान हो जाता है। तो समरीज का अगर हम लोग देखें तो कंज्यूमर, स्पेशली द मिडिल क्लास एंड पुअर आर द वर्स्ट इफेक्टेड, ये चीज याद रखना। अब अगर हम लोग बात करें इसका इफेक्ट प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन पे क्या पड़ता है, तो प्रॉफिट मार्जिन इनिशियल स्टेज पे, शुरुआती दौर में इंक्रीज होते हैं। शॉर्ट रन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उनको इनकरेज किया जाता है इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन लॉन्ग रन में यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलती है, होर्डिंग्स होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रख लेना। अब इससे ज्यादा हमें कुछ याद इसमें इसमें पढ़ना तो है नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस समरी टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर ये समरी टेबल तुम्हें याद रखते हो तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा इफेक्ट से रिलेटेड तो इजिली कर लोगे। ठीक है, चलो। कॉजेज अभी हमने ऊपर में ही डिस्कस कर लिया है, बस उसी को यहाँ पे डिटेल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो इसे समझाने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें भारत के करंट सिनेरियो की, करंट सिनेरियो इन द सेंस 2023 से लेकर 25 की बात करें, तो सबसे पहले इसमें फूड इन्फ्लेशन आता है ड्यू टू इरेटिक मॉनसून एंड सप्लाई चेन इशू। ये फूड इन्फ्लेशन देखने को हमें मिलता है। फ्यूल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, तुम्हें पता है रशिया पे, जैसे भारत जो है रशिया से ऑयल लेती है। ठीक है, मैं सिर्फ क्रूड ऑयल की नहीं बात करूंगा, इन जनरल यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फिर उसे रिफाइन करके जो हमारी भारत है वो दूसरे कंट्री को सेल भी करती है। तो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर या फिर ट्रंप का जो टैरिफ होता है यहाँ पे, उसको लेकर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो वो भी इन्फ्लेशन को एक रिजल्ट देता है। फिर कोर इन्फ्लेशन, ये होते हैं वेरियस सर्विसेज की वजह से रेंट में बढ़ोतरी देखने को हमें मिलती है, वेजेस ज्यादा डिमांड होता है। ठीक है, एक चीज याद रख लेना, आरबीआई जनरली 4% का इन्फ्लेशन यहाँ पे टारगेट करते रखता है और उसमें +- 2% वो लेकर चलता है, कैपिंग लगा देता है वहां पे।
और रेपो रेट हाइक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फेब 2023 में यहाँ पे बताया जा रहा है 6.50 था, जो कि कंट्रोल किया था इन्फ्लेशन को, लेकिन ग्रोथ को उसने कम कर दिया था। तो ये सारे करंट सिनेरियोज हैं जो कि हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। इफेक्ट्स भी ऊपर हमने देख लिया था, ठीक है। क्या क्या मेजर्स होते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए? तो सबसे पहला मॉनेटरी मेजर, जो कि हमने इकोनॉमिक पॉलिसी वाले वीडियो में देखा था कि कैसे आरबीआई अपने वेरियस क्वांटिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके एज वेल एज क्वालिटेटिव टूल्स का इस्तेमाल करके एक इकोनॉमी में जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और अगर डिफ्लेशन का सिचुएशन होता है तो उस सिचुएशन में मनी को इंजेक्ट करती है इकोनॉमी में। तो ये अलग अलग रेट्स हैं, लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेट, ठीक है। इन सबको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो एक बार जाके उसको देख लेना। सो एंड करेंगे अपने इस वीडियो को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।